अब जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है काइनेटिक एनर्जी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो काइनेटिक एनर्जी, जब इसको तुम पढ़ लोगे ना तुम्हें लगेगा कि हाँ यार इसमें कुछ तुमने पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हम लोग क्या जान चुके हैं, एनर्जी के बारे में जान चुके हैं कि एनर्जी वो होती है किसी की एबिलिटी टू डू वर्क। इतनी सी चीज़ हम लोग जान चुके हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला तो किस जैसा होता है, देखो सुनो, जितनी भी एनर्जी होती हैं, कितनी होती हैं, कोई भी एनर्जी हो उन सब की यूनिट जूल होती है और सबका डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है वो mL²T-2, मतलब सब कुछ वर्क जैसा ही होता है, लेकिन एनर्जी वर्क से थोड़ी रिलेटेड होती है, लेकिन आपस में इनका कॉम्बिनेशन है, से बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आखिरकार हम लोगों ने क्या जाना है कि आखिरकार एनर्जी मतलब क्या होती है। एनर्जी मतलब होती है कि किसी बॉडी की एनर्जी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी या एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब किसी काम को करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। जैसे तुम हो, तो जैसे मान लो तुम में कोई चीज़ पत्थर लिया और फेंकने की तुम्हें क्षमता है, मतलब तुम में एनर्जी है कि नहीं। अगर तुम में एनर्जी ना हो तो शायद तुम एक पत्थर फेंक भी ना पाओ। अब हम लोग बात करते हैं धीमे धीमे, मतलब काइनेटिक एनर्जी। जहाँ भी मोशन से रिलेटेड बात आए, काइनेटिक एनर्जी इतनी इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें हर जगह देखने को मिलेगी, क्योंकि हर जगह दुनिया की सारी चीज़, जितनी भी चीज़ तुम देख रहे हो, हर कोई मोशन में है। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रेस्ट में हो, दुनिया की हर एक चीज़ मोशन में, इतना जान लो। इसलिए जो चीज़ मोशन में है उसमें काइनेटिक एनर्जी तो ज़रूरी होती है। इसलिए सिंपल सी इसकी डेफिनेशन जो हम लिखते हैं, नोट कर सकते हो, द एनर्जी possessed by a body via virtue of its motion is called its काइनेटिक एनर्जी। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसके पास बहुत सारी एनर्जी होती है। जैसे जो ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी मोशन के द्वारा आती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तुम अपने पार्ट पढ़ोगे, थर्मल एनर्जी पढ़ोगे, काइनेटिक एनर्जी पढ़ोगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे, वाइब्रेशनल एनर्जी पढ़ोगे, बहुत ढेर सारी एनर्जी है, लेकिन उसमें से अभी हमें से पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पॉजिटिव बाय अ बॉडी वाया वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मतलब जो एनर्जी मोशन के द्वारा प्राप्त होती है, जो एनर्जी मोशन के वजह से आती है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, मतलब मोशन से रिलेटेड है। एक काइनेटिक एनर्जी इसलिए खास है क्योंकि तुम अगर पढ़ाई होगी तो एक तुम पढ़ोगे काइनेटिक गैस थ्योरी, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे काइनेटिक, मतलब हर चीज़ मोशन से रिलेटेड, मोशन समझना है। इलेक्ट्रॉन्स में भी एनर्जीज की पढ़ोगे, बहुत कुछ है। इसलिए मतलब जो एनर्जी मोशन की वजह से आती है, मतलब मोशन मतलब कोई स्पीड की वजह से आती है, वेलोसिटी या स्पीड की वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसके तुम एग्जाम्पल समझ सकते हो। एग्जाम्पल जैसे देख सकते हो कि कोई जैसे बुलेट होती है, मान लो कोई बुलेट है, वो किसी लकड़ी के टुकड़े में, जैसे मान लो इसके अंदर मतलब क्यों पेनिट्रेट करती जाती है। जैसे मान लो कोई पत्थर है, वो जब किसी कांच में टकराता है, विंडो से टकराता है, तो ये क्यों टूट जाता है कांच, क्योंकि जो इसके अंदर मतलब इंसर्ट करती गई है वो किसकी वजह से, क्योंकि इस बुलेट के पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती तो इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर पाता। अगर इस स्टोन के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती तो एक कांच को तोड़ भी नहीं पाता। मतलब काइनेटिक एनर्जी देखो, सुनो बहुत सिंपल समझना है। मान लो तुम हो, तुमने पत्थर फेंका, मतलब तुमने वर्क किया, तुमने जब पत्थर फेंका मोशन में आया, मोशन की वजह से इसके पास एनर्जी आ गई। जो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। जब ये इससे टकराया तो अब इस पत्थर ने वर्क किया ना। देखो अभी समझने वाली बात है कि अभी तुमने वर्क किया था इस पत्थर को फेंकने में,
लेकिन जब पत्थर इस चीज़ से टकराएगा, उसके टूटने पे जो टूटा है वो एक वर्क हुआ है। मतलब अब वर्क किसने किया? अब वर्क किया स्टोन ने। अभी वर्क किया था तुमने, यू ने, अब वर्क किया स्टोन ने। जो स्टोन ने जो वर्क किया किसकी वजह से कर पाया? क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। अगर वो काइनेटिक एनर्जी नहीं होती तो शायद वो कोई वर्क भी नहीं कर पाता। तो एग्जाम्पल बहुत ढेर सारे हैं। जैसे अगर तुम मान लो विंड मिल देखते होगे, क्या देखते हो? विंड मिल मतलब पवन चक्की जो होती है। तुम उसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे आखिरकार, जैसे मान लो हवा होती है, एयर जा रही है, एयर है, एयर के पास काइनेटिक एनर्जी है तभी तो इसने इसको रोटेट करा पाया। मतलब रोटेट कराना मतलब इसको वर्क करा रहे हैं कि नहीं? मतलब ये एयर इस पे, मतलब एयर वर्क कर रही है ना, किसकी वजह से कर रही है? क्योंकि एयर के पास काइनेटिक एनर्जी। अब ढेर सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं, अब थोड़ा धीमे धीमे समझ में आता जाएगा। अब हम एक डेरिवेशन करते हैं कि आखिरकार एक्सप्रेशन क्या होती है। एक्सप्रेशन स्कूल के हिसाब से पूछ लेते हैं, सिंपल वाला ही बता देंगे, काइनेटिक एनर्जी वाला ही बता देंगे, मतलब सिंपल और कैलकुलस वाला ही बता देंगे। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये जब इस पे तुमने मान लो फोर्स लगाया है, एफ मतलब तुमने फोर्स लगाया, ये बॉडी यहाँ तक पहुँच गई है, तब भी मतलब फोर्स तो इस पर लगता ही रहेगा है। मतलब यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी हमने बी मान ली है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब हमने यू मान ली। इनिशियली पता है कहाँ था? ये रेस्ट पे था, इसलिए हमने इसकी जीरो मान ली है। और कोई बात नहीं, इस साइड में डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसने एस डिस्टेंस कवर किया है। जैसे मान लो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इसकी फाइनल वेलोसिटी मान लो हमने मान ली है 10 मीटर पर सेकेंड। इसने डिस्टेंस कवर किया, कितना किया? इसने कर किया 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर। इस पे मान लो हमने फोर्स लगा रहे, हमने कितना लगा लिया है? फोर्स की वैल्यू अभी अपन बाद में निकालते रहेंगे। तो आखिरकार हम जानते हैं कि फोर्स और एक्सेलरेशन में कुछ ना कुछ रिलेशन सा होता है। इसका मतलब हमें एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ निकालना है। हमारे पास देखो सुनो, एस है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है। क्योंकि तुम जानते हो अगर तुम्हें एनर्जी के बारे में समझना है तो सबसे पहले तुम्हें वर्क को समझना पड़ेगा। अगर तुम्हें वर्क के क्वेश्चन अच्छे से हैंडल करना है तो सबसे पहले तुम्हें फोर्स को अच्छे से समझ लो, और फोर्स को अच्छे से समझना तो सबसे पहले तुम्हें एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा लोचा हो जाएगा। एक्सेलरेशन वैसे अगर यहाँ तक पर्याप्त कहानी समझ में आए तो समझ में आती जाएगी। इसके आगे भी है, क्या नाम है, वो पावर आएगी, अपन बाद में धीमे पढ़ते रहेंगे। इतनी सी चीज़ हमने इतनी बात क्लियर कर ली, हमने इतना जान लिया है। तो हमारे पास जब भी मोशंस की बात आती है तो हमारे पास 3 इक्वेशन आती हैं। क्या आती हैं? 3 इक्वेशन। तो हमने अभी ये 3 इक्वेशन लिख ली हैं। इसमें हमारे पास टाइम गिवन नहीं, इसलिए हम पहली इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे ना दूसरी इक्वेशन करेंगे, हम करेंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे तो बी स्क्वायर 2as प्लस इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2as। आखिरकार एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी? बी स्क्वायर अपॉन 2s। क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर अपॉन 2s। हमने सिंपल सी तुम्हें देखने को मिल गई है। हमने इतना सा देख लिया। आखिरकार वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इतना ही समझना कि मतलब आखिरकार ये फोर्स कितने डिस्टेंस तक इस पे लगता रहा, वो फोर्स, आखिरकार कितना फोर्स लगा वो, और कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है। फोर्स की वैल्यू हम सब जानते हैं, इक्वल टू होती है एम ए, मतलब इसका कुछ ना कुछ हमने मास है। मास मान लो हमने इसका मान लिया है 2 kg, तो इतना सा है। और हमने क्या देखा? मास। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? एक्सेलरेशन जो इसका देखने को मिलेगा बी स्क्वायर अपॉन 2s। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई है? एम बी स्क्वायर अपॉन 2s। यहाँ तक शायद बात कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब हम लोग बात क्या करते हैं? वर्क इक्वल टू होता है एफ एस। अब फोर्स की वैल्यू ए लेके यहाँ चिपका दो, एम बी स्क्वायर अपॉन 2s, और एस डिस्प्लेसमेंट, एस से एस कैंसिल आउट, तो मतलब वर्क इक्वल टू क्या आ गया है? एम बी स्क्वायर अपॉन 2s। अब तुम्हें समझने वाली बात है कि एक वर्क कितना है? ये है वर्क डन बाय एफ फोर्स।
मतलब जो एफ इस पे फोर्स लग रहा है उसने mv² उसने क्या किया वर्क, मतलब अगर निकालना चाहें तो मास मतलब 2 kg, वेलोसिटी मतलब हमने कितना रख दिया है, वेलोसिटी हमने लगी 10, तो 10 मतलब 100 जूल। इसका मतलब ये है कि आखिरकार जो इस पर फोर्स लग रहा था उसने 100 जूल मतलब क्या किया, वर्क किया है। आखिरकार अब हम देखो सुनो, हमें समझना है कि आखिरकार हम यहाँ से लेके यहाँ तक कहानी नहीं समझनी है, हम सिर्फ इस पे फाइनल देखो जब इसके पास 10 मीटर पर सेकंड इसके पास क्या जाएगा स्पीड। अब हम देखना चाहेंगे आखिरकार ये मोशन में है, ये बॉडी अब जान गए मोशन में है और इसके पास मास भी 2 kg है। अब हमें ये जानना है कि आखिरकार इसके पास एनर्जी कितनी, आखिरकार ये कितनी एनर्जी पोजेस्ट करती है। तो जो इस पे वर्क किया गया है, मतलब जो वर्क हमने किया W = mv², अब ये एनर्जी की तरह अपीयर होने लगेगा। क्या होने लगेगा कि एनर्जी की तरह अपीयर होने लगेगा। इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 mv²। ये बात हो गई है बिल्कुल क्लियर। मतलब जो वर्क हमने किया है वो किस में अपीयर, मतलब किस में कन्वर्ट से दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि अब हो किस पे दिख रहा है, अब तुम्हें दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी। इतनी सी बात हो गई है क्लियर। तो आखिरकार काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है किस पे डिपेंड करती है, मास पे और वेलोसिटी के स्क्वायर पे। तो देखना अगर किसी चीज़ की मास इंक्रीज करेंगे तो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, सॉरी अगर किसी का मास इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अगर तुम किसी की वेलोसिटी इंक्रीज करो तो इसकी भी वेलोसिटी मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब वो एनर्जी है जो मोशन के द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि बॉडी एनर्जी कई तरीके से एनर्जी अपनी गेन कर सकती है। जैसे हीट से भी गेन कर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी होती है, बहुत कुछ की हाइट इंक्रीज करने से भी, तो सब में होती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी कहलाती है जो जो मोशन के द्वारा प्राप्त की जाती है, मोशन के द्वारा जो आती है, जो मोशन की वजह से एनर्जी आती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पहला अपन ने कर लिया, एक मेथड होता है कैलकुलस से। कई बार स्कूल में कैलकुलस मेथड भी पूछ लिया जाता है, कैलकुलस की हेल्प से करो। जैसे मान लो सिंपल से यही ऑब्जेक्ट है, क्या सिंपल सा ही ऑब्जेक्ट है। मान लो हमने क्या किया है, इसका m मास है, मास कितना है इसका, इनिशियली मास है m, और ये बॉडी रेस्ट पे है। कि कहाँ पे, ये बॉडी है रेस्ट पे। इस पे हमने F फोर्स अप्लाइड किया। जब इसमें हमने फोर्स अप्लाइड किया तो उसने सिंपल सा थोड़ा सा ही मूवमेंट किया। इतना मूवमेंट किया मतलब बहुत चिनूक सा, मतलब बहुत छोटा सा। जब छोटा सा कोई चीज़, जब कोई चीज़ छोटी सी होती है तो हम d लिखते हैं, और छोटा सा हमने क्या किया डिस्प्लेसमेंट के लिए इसलिए हम s लिखते हैं। इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल। d मतलब इतना छोटा, d नहीं है, वेरी स्मॉल है। मतलब इतना सा हमने देख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि आखिरकार जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आखिरकार डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिला। तो हमने पता लगाया, हमने कहा थीटा = 0 डिग्री, हमें कोई बात नहीं है। हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स लगाया, उस वजह से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसकी वजह से किया हुआ छोटा सा ही वर्क हुआ। इतनी सी बात हो गई, क्लियर हो गई है। जब हम तो हमने देखा, क्या देखा है कि FDS cos थीटा, आखिरकार यही होता है कि नहीं। थीटा की वैल्यू 0 इसलिए FDS हो जाएगा और कुछ नहीं। जब हम स्मॉल से बिग की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, स्मॉल से बिग की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तब हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन। क्या करते हैं, तब हम करते हैं इंटीग्रेशन। लेकिन उससे पहले हमें फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स मतलब ma होता है, मतलब m = dB/dt। क्या है, dB/dt। ये किसके अकॉर्डिंग, ये सेकंड न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। हमने तो ये समझ लीजिए कि आखिरकार फिर dW = क्या हो जाएगा, FDS। F की जगह कर सकते हैं m dB/dt। आखिरकार इसके साथ ही डिफरेंशिएशन क्यों लगाया गया है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी वेरिएबल है। मतलब आखिरकार वेलोसिटी ही चेंज होती हुई तुम्हें दिखेगी, क्योंकि जब फोर्स लगा दो तो उसकी वेलोसिटी ही तुम्हें चेंज होती दिखती है। वेलोसिटी चेंज होती है, उसी वजह से एक्सेलरेशन हमें देखने को मिलता है। कई जगह तुम देखोगे कि आखिरकार जो होता है उसमें एनर्जी में तुम देखोगे mc²।
तो कहीं कहीं तुम्हें देखने का कि आखिरकार इसके साथ भी, मास के साथ भी इसका साइन लग रहा था, क्योंकि कभी कभार मास भी चेंज होता है। लेकिन थोड़ी तुम हायर क्लासेस पढ़ोगे, जब तुम थोड़ी अच्छी फिजिक्स पढ़ लो, उसके बाद हम सब कुछ समझाएंगे। तो हमने क्या देखा, डी डब्ल्यू इक्वल टू हमने क्या देखा है, इसके साथ आखिरकार हमने डी एस लगा दिया है। हमने इतनी सी बात कर ली है क्लियर। तो एम बी डी बी अपॉन डी टी और डी एस, आखिरकार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ना सोचना है कि आखिरकार ये इसी के साथ रहेगा, ए इसके साथ भी आ सकता है, डी एस अपॉन डी टी। हमने इतनी बात रख ली है क्लियर। बहुत सिंपल सा है कि हमने देखा कि डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एम डी बी और डी एस अपॉन डी टी, तुम सब जानते हो कि वो वेलोसिटी के बराबर होता है। तो हमने क्या लिखा, हमने रखा इतना, तो इसको लिखेंगे एम बी डी बी। हम आखिरकार इस डी बी में क्यों लाए, क्योंकि हमारे पास ये डी बी था, इसलिए हम बी वी को लाएं ताकि कैलकुलेशन करना आसान है। डी बी एम बी डी बी, हम क्या करेंगे, अब कर देंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट तुम लोग सब कुछ जानते हो कि इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत बेसिक सा पार्ट जानते होगे, 12th क्लास में पूरा जानोगे। वो साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इस साइड भी करेंगे, इस साइड भी करेंगे। ये इस देखो, इससे क्या, तो इतना से लिख लो, जो चीज़ कांस्टेंट हमें देखने को मिलती है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। मतलब जो चीज़ चेंज नहीं होती है पूरे उसमें सिस्टम में, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। मास की वैल्यू चेंज नहीं, इसलिए हम उसको बाहर निकालेंगे, लेकिन वेलोसिटी हो रही है चेंज, इसलिए डी बी अपॉन ए कर लेंगे। एक्स की पावर एन डी एक्स जो होता है वो एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। और यहाँ जो लिमिट हो जाती है कि एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल, ये तुम लोग अपनी बात समझोगे। तो आखिरकार इसकी वेलोसिटी 0 से लेके b तक चेंज हो रही है कि नहीं, कहाँ से हो रही है, 0 से लेके b वेलोसिटी तक चेंज हो रही है, इसलिए इसका रखेंगे। तो m b स्क्वायर अपॉन 2, 0 से b, इस b में थोड़ा सा डिफरेंस रखना ताकि तो समझ में आ सके। तो हमने w इक्वल टू क्या देखा, डेरिवेशन में मानता हूँ थोड़ा बोरिंग सा लगता है, लेकिन तुम करोगे तभी समझ में आएगा। हमने देखा m अपॉन 2, पहले अपर लिमिट रखते हैं तो b स्क्वायर हो जाएगा, और फिर रखते हैं लोअर लिमिट तो -0 हो जाएगा। तो हम देखेंगे एम बी स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा कैलकुलस मेथड से हो चुका है। मतलब हमने देखा है कि आखिरकार काइनेटिक एनर्जी के हमने दो तरीके से डेरिवेशन करें, एक कैलकुलस मेथड से, दूसरा नॉन कैलकुलस मेथड से। कई बार रिलेशनशिप भी पूछ लिया जाता है, अगर किसी को बीच में दिक्कत हो रही तो वीडियो पॉज कर ले, फिर जाके पढ़े, तो उसमें और रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मोमेंटम का लिखो एम बी, दुनिया भर के रिलेशनशिप तुम खुद बना सकते हो, अगर बस तुम्हें फॉर्मूला का समझो और कैसे कहाँ यूज़ करना है। और काइनेटिक एनर्जी तुम देखते हो 1/2 क्या होती है, एम बी स्क्वायर। आखिरकार तुम्हें काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम पी के में रिलेशन बनाना, मतलब के पी के रिलेशन बनाना है तुम्हें। गजब, मज़ेदार, बेहतरीन, सब इतना हमें बनाना है। इसका मतलब है कि तुम्हें इस फॉर्मूले में कैसे ही ना कैसे पी की वैल्यू लानी है, या तो हम दोनों में बताते हैं तुम्हें। देखो सुनो, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम b इक्वल टू पी अपॉन एम कर दें, क्या कर दें, हम कर दें b इक्वल टू पी अपॉन एम, तो k इक्वल टू 1/2 एम। यहाँ तुम देखोगे तो जैसे तुम p की जगह रख दो, अब b की जगह ये रख दो p अपॉन एम का होल स्क्वायर, तो k इक्वल टू हो जाएगा m/2 p स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एक से m एक कैंसिल, तो k हो जाएगा 1/2 p स्क्वायर अपॉन एम। इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में हो गई होगी क्लियर। तो अगर तुम्हें ये बनाना तो देखो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2mk, तो p इक्वल टू हो जाएगा √2mk। अभी आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा आपको, जो मैंने पिछली वाली वीडियो में दिया था। तो उसी चीज़ को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो उसे देखो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो है
उसमें दिख रहा होगा कि ये कि आ बॉक्स बीइंग, मतलब कोई बॉक्स है। हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आंसर। जो मैंने बात बोली तो बिल्कुल सही है कि अगर आपको वर्क का क्वेश्चन ढंग से करना है तो सबसे पहले आपको फोर्स बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए। तो उसने कहा कोई है, उसका वेट हमें देखने को मिला, वो देखने को मिला है वो है 200 न्यूटन। कितना मिला है? 200 न्यूटन। और उसने कहा है कि वो उस बॉक्स को यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया है, तो उसने आखिर का डिस्टेंस कितना कवर किया? उसने डिस्टेंस कवर किया है, एस की वैल्यू है 20 मीटर। और स्टेट हैविंग और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू की वैल्यू 0.2। इसका मतलब है कि यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स भी देखने को तुम्हें मिलेगा। फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स विद द चेन। देखो मतलब उसमें कहा गया एक पर्सन है, उसने चेन को इस थीटा एंगल से पकड़ रखा, मतलब हॉरिजॉन्टल से उसने कहा थीटा एंगल बना रहा है। इतनी चीज़ बिल्कुल हम लोग क्लियर कर चुके हैं। उसने पूछा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स विद द चेन और थीटा इतना। आखिरकार कितना वर्क कर रहा हो, तो सबसे पहले एक लो इसकी FBD बनाओ। इसलिए मैं बोलता था कि FBD सबसे इम्पोर्टेंट है चीज़ बनाने के लिए। हमने ऑब्जेक्ट लिया इसके बारे में। पहली बात यह है कि हमने लगाया है कि इस साइड में फोर्स लग रहा है। पहला काम सबसे पहले करा करो कि कोई भी क्वेश्चन FBD बना रहे हो तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ये मान लो F फोर्स लग रहा है, यहाँ से थीटा लग रहा है। हमने एक शॉर्टकट बताया था कि जहाँ से थीटा चिपक के जाता है वहाँ F cos थीटा आता है। और यहाँ हो जाएगा F sin थीटा। इतनी चीज़ हो गई है। आखिरकार सब जानते हैं डाउनवर्ड होता है वो mg वेट लगता है। इस साइड मोशन, इस साइड तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, इस साइड मतलब इस वाले फोर्स को हम Fs मान के चल रहे हैं। क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स हमें देखने को मिल रहा है, छोटा वाला F। और अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा था तो एक नॉर्मल फोर्स भी लगता है, जैसे हम लोग NR बोलते हैं जनरली। इतना जान लिया है। अब देखो हमने इतना चीज़ कर लिया और आखिरकार मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है S। तो बेसिकली जो फोर्स मोशन के डायरेक्शन में होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता, वही फोर्स एबल होता है, मतलब कैपेबल होता है वर्क करने के लिए। मतलब जो वर्क डन हो इसकी वजह से हो रहा है। तो बेसिकली वर्क आखिरकार कैसा है? वर्क है F cos थीटा इंटू S। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब जो मेन दिक्कत वो इस जगह है कि आखिरकार हमें F की वैल्यू पता करनी। S की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू ने थीटा बोलने का रख दिया है, F की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखो आखिरकार वर्टिकली फोर्स कितने हैं? F sin थीटा और प्लस R इक्वल टू W। इतने फोर्स हैं और ये रहे, तो हम क्या लिखेंगे? F cos थीटा माइनस F इक्वल टू 0, क्योंकि आखिरकार यहाँ बॉडी, इसमें बिल्कुल फोर्स लगना और बॉडी एक्सीलरेट या डीएक्सीलरेट करने में फ़र्क होता है। इसको मतलब इस साइड एक्सीलरेशन कितना है? 0 है। एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब ये नहीं होता है कि बॉडी रेस्ट पे, बॉडी मोशन में भी हो सकती है और रेस्ट पे भी हो सकती है। मोशन मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसका तब भी एक्सीलरेशन 0 देखने को मिलता है। इतनी चीज़ हो गई है। इसका मतलब F की वैल्यू आ गई है F cos थीटा। और हम सब जानते हैं कि आखिरकार F फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू होता है म्यू आर के बराबर। तो तुम सिंपल से यहाँ रख सकते हो म्यू आर इक्वल टू F cos थीटा। तो हम एक इक्वेशन को ले लेते हैं, सिंपल सी इक्वेशन है, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, तो मतलब R इक्वल टू जो देखने को मिल रहा, R इक्वल टू है F cos थीटा अपॉन म्यू। बिल्कुल बात है सही। तो हमने F sin थीटा प्लस R इक्वल टू W की वैल्यू कितनी है? 2000। तो हमने 2000 सिंपल से ले ली है। F sin थीटा इसकी वैल्यू है
एफ अपॉन म्यू कॉस थीटा इक्वल टू 2000। तो एफ कॉमन ले लो, एफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन म्यू इक्वल टू 200। तो एफ की जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी उन्हीं की 200 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन म्यू, इतनी सी बात तुम्हें देखने को मिल जाएगी। मतलब अभी हमने क्या निकाली, फोर्स की वैल्यू हमने सिंपल सी निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रखेंगे वर्क इक्वल टू। जो वर्क इक्वल टू जो देखने को हमें मिलता है वो मिलता है सिंपल सा है, वर्क इक्वल टू है एफ कॉस थीटा इंटू एस। और एफ की वैल्यू हमने क्या निकाली, एफ की वैल्यू निकाली है 200 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन म्यू और कॉस थीटा डॉट एस। इसको जब तुम सिंपल सी सॉल्व करो, क्या करोगे, ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। एक यहाँ जो ये वैल्यू है एस की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है कितनी, वो हमें याद भी नहीं आ रही है, कितनी है वो है 20 मीटर। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो कर हो जाएगा 4 1 2 3 4 0 अपॉन ए कॉस थीटा से डिवाइड करोगे, इसे करोगे तो नीचे हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 अपॉन म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है 0.2। 1 अपॉन 0.2 को हम 5 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि आंसर आएगा 40,000 अपॉन टेन थीटा प्लस 5। आखिरकार वर्क की जो वैल्यू हमें देखने को मिल रही है वो वर्क की वैल्यू ये रही है। मतलब पहला पार्ट हो गया है सॉल्व। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या आया है कि एफ इक्वल टू आया है 2000 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन म्यू कॉस थीटा। इसका मतलब है कि फोर्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट, एफ की वैल्यू जो चेंज मतलब जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसको हम कहेंगे डी एफ अपॉन डी थीटा। तो जब इसको तुम इसे सिंपल सा क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि जब इंटीग्रेशन करोगे तो इसका तो क्या नाम है 0 हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन म्यू कॉस थीटा डी अपॉन डी थीटा। इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो 200 से इक्वल टू 0। मिनिमम या मैक्सिमम जहाँ भी बात हो वहाँ इक्वल टू 0 को रखते हैं। जैसे मान लो इसको हम इसके बराबर मतलब प्रूव करना है, सिंपल से तो करेंगे तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे जब साइन थीटा का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है कॉस थीटा। इसका करेंगे 1 अपॉन म्यू साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन म्यू साइन थीटा। तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू आएगी टेन थीटा इक्वल टू 0.2। और हमें जानते हैं आखिरकार 4 वर्क इक्वल टू क्या है, वर्क इक्वल टू है कि 4 4 0 टेन थीटा प्लस 5 तो 40,000 अपॉन 10.2 प्लस 5। इसको जब तुम सॉल्व करके लाओगे तो इसकी सॉल्व करने का जो वैल्यू आएगी वो हमें दिखेगी 7690 जूल। ये रहा तुम्हारा फुल सॉल्यूशन। तो अब ये है कि अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है, कोई कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ रहा है तो मुझे सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतनी तो गुरु दक्षिणा कर ही सकते हैं। अभी तुम्हारी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले वो कमेंट्स में आंसर लिख दे, वरना इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर तुम्हें मेरा काम अच्छा लग रहा है, चाहते हो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करिए।
सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ भी आप शेयर कर सकें वहाँ शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बारे में बताइए, क्योंकि 11th क्लास का केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बहुत ही बेसिक्स और अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, ताकि तुम्हें हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो और तुम कोई अच्छा हाई लेवल नीट, एनडीए, एयरफोर्स, आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक कर सको। तो अगर मेरा काम अच्छा लगे तो इतना सपोर्ट कर सकते हो, इतनी गुरु दक्षिणा के तौर पे कर ही सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर क्वेश्चन इसको ट्राई करते रहिए।